Hello students. So let's start our next topic, which is a topic 4.2.1, position and displacement vector. चलो, सो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बोला था कि हम अब नेक्स्ट लेक्चर में तरह तरह के वेक्टर्स देखेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ द टू vectors which are kindly little bit different. So imagine in a xy plane a particle is moving in this path. Ready? Like this is the path on which a particle is moving. At some instant, let's say time t, the particle approaches here at point p. कितने टाइम पे? लेट्स से इट इज़ अ टाइम t. सो अगर मुझे ये जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूँगा? अब मैं ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा और अभी मुझे इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है कि अभी इसकी पोजीशन कौन सी है, तो कैसे डिफाइन करूँगा? सो टू डिफाइन अ पोजीशन वी नीड अ पोजीशन वेक्टर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर का काम क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से पोजीशन दिखाना. पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? ये ही हमारी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है. सो लेट्स से दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर. रेडी? ये जो है वो क्या है कि हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर क्या काम करता है? भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन दिखाता है. कैसे? तो मान लो कि ये यहाँ से अगर आप कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो, एक यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ पे मान लो कि नंबर आता है 4 और यहाँ पे आता है 6. तो मतलब ये हो गया कि पॉइंट P 4 और 6 मीटर्स पे है. अगर ये मीटर और ये मीटर में है तो मतलब कि मेरा पॉइंट P t टाइम पे x एक्सिस पे 4 मीटर और y एक्सिस पे 6 मीटर पोजीशन पे है. ठीक है. मान लो कि थोड़े टाइम के बाद मेरा जो पार्टिकल है मोशन करते करते यहाँ पे आ गया एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज P डैश. सो अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से उसकी फिर से एक पोजीशन ड्रॉ करूँगा. ये होगी मेरी पोजीशन वेक्टर और अभी जो टाइम है यहाँ पे वो है t प्लस डेल्टा टी. जो टाइम था उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया. ये पोजीशन वेक्टर को मैं बोलूँगा r डैश. रेडी? अब मान लो कि भाई यहाँ पे ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो, मान लो कि यहाँ पे आ गया 8, पर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो सेम है 6. ठीक है. तो अभी P डैश का कोऑर्डिनेट क्या है कि अभी x एक्सिस पे वो 8 मीटर पे है और y एक्सिस पे वो 6 मीटर पे है. रेडी? तो ये कोऑर्डिनेट्स दिखाने का काम कौन करता है? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर उसके नाम के हिसाब से वो काम करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर? टू शो द पोजीशन. रेडी? चलो, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड टूवर्ड्स द गिवन लोकेशन. ठीक है. देखो, कोई भी वेक्टर होता है ना, वो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ये एरो में ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं टेल और जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड. मतलब कि ये वेक्टर टेल से स्टार्ट होके अभी ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये हमारा वेक्टर ये डायरेक्शन में जा रहा है. ये उसका मीनिंग होता है. रेडी? सो पोजीशन वेक्टर का टेल ऑलवेज ओरिजिन पे होता है और हेड कहाँ होता है? टुवर्ड्स समथिंग पॉइंट. अब मुझे देखना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले वेक्टर्स के पहली पोजीशन से स्टार्ट करके दूसरी पोजीशन तक का एक एरो ड्रॉ करेंगे.
तो ये जो एरो हो गया, ये एरो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट्स से दिस इज ए डेल्टा आर, कुछ भी कह सकते हो इसको। सो डेल्टा आर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है 8 6, तो 8 6 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 4 6। मतलब x में से x को माइनस करो तो 8 माइनस 4 क्या होता है 4, एंड 6 माइनस 6 क्या होता है 0। मतलब ये हो गया हमारे पार्टिकल का नॉट पोजीशन, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, कि वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इतना है 4 एंड 0। मतलब कि मेरे पार्टिकल ने x एक्सिस पे 4 मीटर और y एक्सिस पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, है ना। y एक्सिस पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, यहाँ पर भी 6 था और यहाँ पर भी 6 है। हाँ एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे ये हो गया, रेडी। तो ये जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सॉरी ये जो है ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पाथ लेंथ जो है ना वो बहुत ही अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक और डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द x एंड दिस वन इज अ y। अब मान लो कि मेरा पार्टिकल यहाँ P पॉइंट पे है और वो P से कहाँ गया, यहाँ Q पे, P से कहाँ गया ऐसा Q पे। सो P से Q पे गया तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्यों डिस्प्लेस किया है, कहाँ से कहाँ P से लेके Q तक का डिस्प्लेस किया है। अगर P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना हो तो यहाँ से ये, Q का यहाँ से ये, पर वो उसकी अभी नीड नहीं है हमें। अब मान लो कि मेरा जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में P से Q गया बट ऐसे डायरेक्टली नहीं गया। मान लो कि ऐसे गया है P से B और B से C और C से Q, या फिर P से D और ऐसे, या फिर ऐसे, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये लंबे लंबे टर्म्स ये सब उसकी पाथ लेंथ है। सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पाथ लेंथ बहुत सारी हो सकती है पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कितना होगा, एक ही होगा। तो ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है। सो इससे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मतलब कि एम्पलीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ। ये सब कुछ डिटेल में हमने चैप्टर 3 में पढ़ाया हुआ है कि पाथ लेंथ या तो डिस्प्लेसमेंट के जितना होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है, पर इसका रिवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 4.2.1 एक बार देख लेना, बहुत सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा मतलब कुछ टेक्निकल ऐसा है नहीं कि भाई तुमको भी टफ लगे, ईजी है, कोई टेंशन नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4.2.2, इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। रेडी, चलो। तो दोनों वेक्टर्स, मान लो कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी। अब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो आपके बुक में देखना बोल्ड फॉन्ट में ए और बी लिखा होगा, ऐसा डार्क, ऐसा ए लिखा होगा और एकदम डार्क में लिखा होगा ऐसा बी। मतलब भाई ये क्या है, ये वेक्टर्स है, हम ऐसे लिखेंगे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, खत्म।
तो एक डेफिनेशन दी है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब इफ both vectors are having same magnitude and same direction, दोनों सेम होनी चाहिए भाई, then the vectors are known as इक्वल वेक्टर्स। तो भाई इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब कि एक कार की वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे कार की वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो वेक्टर है, क्यों? डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव, सही है। दोनों की वैल्यू एक है, मतलब दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अब ये वेक्टर्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो भी कैसे कर सकता है, चलो देखते हैं। इम्पोर्टेंट यार, क्या वही कागज कर, चलो आ गया। चलो अब देखो, ये जो v1 वेक्टर है, मान लो वो ये रहा, ये पूरा वेक्टर कौन सा है? v1 वेक्टर। ये वो वेक्टर की डायरेक्शन है। मतलब कि मान लो हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हमारी ये जो है पॉजिटिव में है, तो वो वेक्टर को मुझे पॉजिटिव में ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता और ये डायरेक्शन को हमने अगर नेगेटिव बोला होता तो ये वेक्टर जो है पूरा उल्टा आता। ठीक है, अब देखो भाई डायरेक्शन तो ड्रॉ कर दी, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू है, तो वेक्टर की जो लेंथ होती है ना, लेंथ उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। मान लो कि ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है 5 मीटर पर सेकेंड और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि हमने इमेजिन किया कि भाई ये वाला पॉजिटिव है। अगर दूसरा वेक्टर भी इक्वल है तो वो एग्जैक्टली यही डायरेक्शन में होगा और सेम लेंथ का होगा, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर लेंथ रिप्रेजेंट्स वैल्यू। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो सेम उतनी ही लेंथ का भी होगा 5 मीटर पर सेकंड। अब ये दूसरा वेक्टर तुम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ड्रॉ करो, कहीं पर भी ड्रॉ करो, बट दोनों के डायरेक्शन और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली सेम है, ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, if both the vectors are having exactly same directions then both the vector must be parallel to each other। ठीक है, अब पैरेलल टू ईच अदर मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई इसको पैरेलल बोलते हैं, भाई ये और ये भी पैरेलल है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनना चाहिए कुछ भी करो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में कहीं पर भी इसको कितना ही लंबा कर दो, दोनों के बीच में एंगल कभी भी नहीं बनेगा, ना ये दोनों के बीच में बनेगा, ना ये दोनों के बीच में बनेगा, ना इन दोनों के बीच में बनेगा, है ना। अगर एंगल नहीं बन रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमें सेम डायरेक्शन और सेम वैल्यू चाहिए, अगर है तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। सेम ऐसा ही हमारे पास है अनइक्वल वेक्टर्स। मान लो वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, अनइक्वल। मान लो डायरेक्शन सेम है पर वैल्यू सेम नहीं, अनइक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर मान लो +5 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करता है, वेयर पॉजिटिव इज दिस डायरेक्शन एंड द लेंथ इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये +4 मीटर पर सेकेंड, भाई डायरेक्शन सेम है पर वैल्यू अलग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये 5 है, ये 4 है। ठीक है,
ये मान लो +5 मीटर/सेकंड है। अब उतनी ही लेंथ का, तो भाई ये हो गया, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -5 मीटर/सेकंड। भाई वैल्यू सेम है पर डायरेक्शन उल्टी है, अनइक्वल वेक्टर। मान लो जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया वो मैं दे रहा हूँ। एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, ये वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ, क्या दिया अभी बुक वालों ने, O', P', और ये जो लेंथ है ये पूरी लेंथ मान लो है A', ठीक है। अब मान लो कि दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये है Q' और ये है S', और ये वेक्टर की लेंथ है हमारी भी मान लो B'। इसके बाजू में ही सेम एक और डायग्राम दिया है पैरेलल वेक्टर्स का, वो मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि भाई एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये है O, P, Q एंड S, ये है A और ये है B। तो देखो ये है ना एग्जैक्टली लेंथ वाइज सेम है, सॉरी हाँ, एग्जैक्टली देखो लेंथ वाइज कैसे है, सेम, लेंथ वाइज सेम है, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है। अब दोनों को कितना भी तुम लंबा करो, यहाँ तक, दोनों के बीच में कभी भी एंगल नहीं बनेगा, मतलब वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स है। और बुक में क्या लिखा है कि भाई क्यू की टेल को तुम ओ पे रख दो, मतलब ये वेक्टर को उठा के तुम इसके ऊपर रख दो तो दोनों एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे, इसको उठा के इस पे रख दो तो ये सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। अब इसमें देख लो कि मान लो, चलो एक बार हम ऐसा मान भी लेते हैं कि भी दोनों की वैल्यू सेम है, लेंथ सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम है, पर यहाँ पे तुम इसको थोड़ा ऐसा पीछे करो और इसको थोड़ा ऐसे पीछे करो तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा। एंगल बन रहा है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दो, इसकी जो टेल है ना ये O', उस पर ये इसकी Q' डाल दो, ऐसा, ये Q' यहाँ पे डाल दो तो ये हो गया S'। ये वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, डायरेक्टली एंगल बन गया। इसको तुम उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एंगल नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा अनइक्वल वेक्टर्स। रेडी, चलो, तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा 4.2.2 इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। ये सब इंट्रोडक्शन ही है पर पढ़ लेना एक बार, एग्जाम में आ सकता है ना, बट है तो इंट्रोडक्शन पॉइंट। नाउ टॉपिक 4.3, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। चलो बहुत ही बेसिक एग्जांपल से देता हूँ। देखो ये अगर वेक्टर ए है ना तो ये हो जाएगा -a वेक्टर, सिंपल। वो तो मैंने बता दिया कि भाई राइट हैंड साइड अगर प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड होगा माइनस। अगर ये +10 मीटर/सेकंड है तो एग्जैक्टली अगर उतनी ही लेंथ का ऑपोजिट करोगे तो हो जाएगा -10 मीटर/सेकंड, सिंपल सी बात है। अब मान लो कि मेरे पास ये वेक्टर है जो है एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई 5 मीटर/सेकंड, चलो वही एग्जांपल लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। अब हमारा वेक्टर है +5, या फिर मैं बोल देता हूँ कि इसको मैं बोलता हूँ, चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लो कि ये हमारा v वेक्टर है, ये जो है पूरा इसको मैंने क्या बोल दिया, v वेक्टर। अब ये v वेक्टर को मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो नंबर है 2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, जब मैं किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 2v। अब v की वैल्यू क्या थी भाई, v की वैल्यू थी +5 मीटर/सेकंड, वेयर प्लस इज ए डायरेक्शन, 5 इज ए वैल्यू, वैल्यू एंड डायरेक्शन मतलब ये वेक्टर हो गया, तो क्या हो गया +10 मीटर/सेकंड। मतलब कि ये वेक्टर कैसा होगा, अगर ये +5 मीटर/सेकंड है तो एग्जैक्टली उसकी डबल लेंथ। क्यों, क्योंकि ये है 2v। तो किसी भी वेक्टर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो ना तो उतने टाइम्स हो जाता है। बुक में दिया हुआ है
कि भाई किसी भी वेक्टर को अगर मैं लेब्डा से मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाएगा लेब्डा ए टाइम्स। रेडी? अब ये लेब्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो कि आपका लेब्डा पॉजिटिव है, मतलब कि जैसे कि ये कि भाई 5 मीटर पर सेकंड को मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया तो +10 हो गया। पर यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो कि ये +5 मीटर पर सेकंड है जिसको मैंने बोल दिया v। अब यही v को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई -2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा -2v, मतलब -2 और v की वैल्यू क्या थी भाई, v की वैल्यू थी +5 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया -10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा वेक्टर डबल हो गया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, -10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो अगर किसी भी वेक्टर को तुम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर उतने टाइम्स का हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव है तो वही डायरेक्शन में बड़ा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ा हो जाएगा। रेडी? इट्स वेरी सिंपल। मैंने जितने भी अच्छे एग्जांपल्स हो सकते थे वो सारे एग्जांपल्स के आपको एक्सप्लेन किया है। 4.3 तक आप पढ़ लेना, ये पेज नंबर 67 पे है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज कर देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो या गूगल पे मैसेज करो, कोई इश्यू नहीं है ना। ठीक है स्टूडेंट, चलो बाय, टेक केयर।